एक बार क्वेश्चन इसको रिपीट कर देते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में है कि ये वर्टिकल सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस स्मूथ है, ये एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है। अगर ये रॉड स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो इस इंक्लाइंड सरफेस का मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ इंक्लाइंड सरफेस सच दैट रॉड डज नॉट स्लिप। ये रॉड अगर स्लिप नहीं कर रहा है इधर या इधर, तो इस इंक्लाइंड सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मिनिमम वैल्यू क्या है ये निकालो। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर म्यू माने तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो एक बार देखो, सबसे पहले एफपीटी इसका बना लेते हैं। एक तो इसका वेट mg नीचे लगेगा, mg को नीचे लगा दिए, यहाँ पर नॉर्मल इधर लगेगा n1, यहाँ पर नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, दिस इज n2, और फ्रिक्शन उधर लगेगा जिधर स्लिपिंग टेंडेंसी है उसके अपोजिट डायरेक्शन। फिर रोहन बताया कि देखिए सर ये बॉडी तो अभी रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो नेट टॉर्क तो बैलेंस है, इसके अबाउट टॉर्क निकालिए। अगर नेट टॉर्क बैलेंस है तो इसके अबाउट भी जीरो होगा, इसके अबाउट भी जीरो होगा, इसके अबाउट भी जीरो होगा, इसके अबाउट टॉर्क निकालिए। एफ जी के कारण टॉर्क कितना है? जीरो। इस N2 के कारण कितना है? जीरो। इस N1 के कारण क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ फ्रिक्शन जो है वो इस तरह से लगे जो एंटी क्लॉकवाइज और प्रोड्यूस करे। इसका मतलब इसका स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे होगा तभी फ्रिक्शन इधर लगे। या इस सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान लो। अगर ये क्वेश्चन पूछते कि फ्रिक्शन किधर लगेगा केवल ये बताओ, तो आप कहते हैं कि सर इस सरफेस को फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं, फिर देखते हैं कि किधर लगता है। तो फ्रिक्शन लेस मान लिए तो इतना ही फोर्स लगेगा, इतनी फोर्स लगेगा। अब इसके ऊपर टॉर्क निकालो, तो n1 के कारण टॉर्क किधर है? क्लॉकवाइज। तो मतलब ये पॉइंट नीचे स्लिप करेगा, ऐसे घूमेगा तो किधर स्लिप करेगा? नीचे। फ्रिक्शन है तो किधर लगेगा? अपोजिट। यहाँ पर फ्रिक्शन इसमें टोटल 4 फोर्स लगा है। आपका एम है ये फ्रिक्शन निकालना और कंडीशन लिख देना। स्लिप नहीं करने का कंडीशन होता है फ्रिक्शन लेस देन एफ मैक्स। फ्रिक्शन लेस देन एफ मैक्स, यहाँ का एफ मैक्स, यहाँ का एफ मैक्स होगा म्यू इनटू n2। मतलब आपका एम है एफ और n2 निकालना। n1 से आपको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं भी निकले कुछ चलेगा। वैसा कोई इक्वेशन लिखिए जिससे f और n2 आ जाए। इसमें आप ट्रांसलेशन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं और रोटेशन का भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके बहुत टॉर्क इक्वेशन लिख देते हैं। तुम लोग भी ऐसे ही करो। इसके बहुत टॉर्क इक्वेशन लिखने से फायदा क्या है? एक तो n1 के कारण टॉर्क जीरो हो जाए और n2 के कारण भी टॉर्क जीरो हो जाए, क्योंकि उसी पॉइंट से पास करें। दो अननोन तो खत्म हो गए, केवल f के कारण टॉर्क आएगा, f का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। इस f के कारण टॉर्क देखो कितना होगा। इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे, तो इसके अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो f के कारण टॉर्क होगा f इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और mg के कारण होगा mg इनटू ये डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक l/2 है, ये वाला एंगल 45 है, ये 90 है, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये l/2 है ना, l/2 का इधर कॉम्पोनेंट ये वाला l/2 cos 45, यहाँ से यहाँ तक mg गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से f निकल गया mg/2√। अब इसके बाद आपको n2 भी निकालना है, ये n2 निकालना है। n2 निकालने के लिए कुछ करो, तो हॉरिजॉन्टल में एक इक्वेशन लिख दें, या हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे तो n1 आ जाएगा। नहीं, हम लोग वर्टिकल इक्वेशन लिख देते हैं। ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस है, तो वर्टिकल इक्वेशन लिखने से n1 नहीं आएगा। तो नीचे की तरफ फोर्स बोलो कितना? mg, और ऊपर की तरफ फोर्स ये ऊपर हो गया, तो ये 45 का एंगल है, ये ऊपर है, ये 90 होगा, ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा।
तो f का इधर ऊपर हो जाएगा f cos 45 मतलब f by root 2 और n2 का भी ऊपर हो जाएगा n2 cos 45 n2 by root 2। ये f का वैल्यू इसमें रख दो n2 आ जाएगा, n2 यहाँ रख दो f यहाँ रख दो। कैलकुलेट करिए, f का वैल्यू देखो यहाँ रख देते हैं mg by 2 root 2 और n2 का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लिए होंगे, यहाँ mg by 2 root 2 रखेंगे तो mg by 4 हो जाएगा और ये इधर चला आया तो 3 by 4 हो गया और root 2 उधर चला आया तो 3 by 2 root 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा n2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करो, n2 आएगा 3 by 2 root 2 mg। ये mg उड़ा दीजिए, 2 root 2 उड़ा दीजिए, ये 3 नीचे आ जाएगा तो म्यू ग्रेटर देन 1/3 मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू हो जाएगा 1/3। ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये एक ब्लॉक है जिसका मास दिया हुआ है 50 kg, m is equal to 50 kg और ये विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, एक इंक्लाइन सरफेस पर रखा है जिसका इंक्लिनेशन है 37 डिग्री। इस इंक्लाइन सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.8। क्वेश्चन में दिया है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है ये ब्लॉक स्लिप करेगा कि रोटेट करेगा कि स्टेशनरी रहेगा। ये ब्लॉक या तो स्लिप करे या यहीं पर रोटेट कर जाए या स्टेशनरी रह जाए, तीन केस हो सकते। ये क्या होगा? क्वेश्चन लिख लीजिए, वेदर द ब्लॉक विल स्लिप और रोटेट और रिमेन स्टेशनरी। तो पहले इसका एफपीडी बना लेते हैं। इसका वेट mg तो सब लोग नीचे लगाए ही है, हमसे ही लगा है। इसका जो नॉर्मल है वो सेंटर से आगे से पास कर रहा है। ये सपोज यहाँ से पास कर रहा है, पता नहीं कितने डिस्टेंस से कर रहा है, ये निकाल रहा है, इसको x मान लेते हैं और फ्रिक्शन तो इसके अलोंग है, ये फ्रिक्शन होगा। अब सबसे पहले ये स्लिप कर रहा है कि नहीं इसका कंडीशन निकालते हैं। तो स्लिप कर रहा है कि नहीं इसके लिए हम इसको पहले स्टेशनरी वेट कर लेते हैं। क्या वेट कर लेते हैं? स्टेशनरी आपको सबसे शुरू में बताया थे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा है तो पहले स्लिपिंग नहीं मानना है, पहले मानना है कि वो स्लिप नहीं कर रहे, क्योंकि जब स्लिपिंग आप मान लिए तब तो फ्रिक्शन को आप मैक्सिमम मान लीजिए। फिर यहाँ क्वेश्चन कहा रहा कि फ्रिक्शन कितना होगा, पहले उसको स्टैटिक माने, क्योंकि जब स्टैटिक होगा तभी फ्रिक्शन 0 से मैक्सिमम हो सकता है। अगर काइनेटिक है तब तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही होगा, तो इसको पहले स्टैटिक माने। ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin 37, ये f के बराबर, f का वैल्यू कितना हो गया mg sin 37 3/5 और f मैक्स कितना है ये देखिए, ये होता है म्यू इनटू n और n का वैल्यू होगा mg का इधर कंपोनेंट mg cos 37, f मैक्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू का मतलब 0.8 mg और cos 37 4/5, 8 चौका 32, 3.2/5 mg हो गया। f मैक्स का वैल्यू देखो ज्यादा है f से, सिंस f इज लेस देन f मैक्स। f अगर फ्रिक्शन अगर f मैक्स से कम है तो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक, जैसा आप लेट किए हैं मूव नहीं करेगा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है कि रोटेट
रोटेट कर रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। पहले आप नेट कर दीजिए कि रोटेट नहीं कर रहा। अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क बैलेंस रहेगा, इसके अबाउट भी, इसके अबाउट भी, किसी के कोई टॉर्क आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसके अबाउट टॉर्क निकालें और उसको बैलेंस कर दें, कहीं एम जी का टॉर्क कितना हो गया 0, नॉर्मल के कारण कितना हो गया n इंटू एक्स क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन के कारण कितना हो जाएगा f इंटू एच बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज। और ये बॉडी रोटेट नहीं कर रहा, ऐसा लेट तो दोनों टॉर्क बराबर हो। x कितना हो जाएगा बोलो, f बाई n h बाई 2। f कितना निकाले हैं नहीं पता तो इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा mg 3/5 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा mg cos थीटा mg 4/5 इंटू h बाई 2। mg से mg को उड़ा दीजिए, 5 से 5 को उड़ा दीजिए, 3/4, h का वैल्यू है 3/2 तो 9/8, x का वैल्यू 9/8 है। ये x यहाँ से यहाँ तक कितना है 9/8 है। अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो x को कहाँ तक होना चाहिए, अगर x का तो देखो ना ये सेंटर से ये डिस्टेंस तो b/2 ही है जी। अगर x का वैल्यू b/2 से कम है, मतलब b/2 का मतलब 1/2 मतलब 0.5, अगर x का वैल्यू 0.5 से कम होगा, यहाँ 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 रहेगा तो x कितना होगा 0 होगा, यहाँ रहेगा तो 0.1 0.2 0.3 0.4, यहाँ रहेगा तो 0.2। तो अगर 0.5 से कम है का मतलब वो रोटेट नहीं करेगा, लेकिन 0.5 से ज्यादा है तब तो वो रोटेट कर जाएगा। x का वैल्यू जो है वो 0.5 से ज्यादा है, तो सिंस x इज ग्रेटर देन b/2 इसका मतलब रोटेट करेगा। इसका मतलब ये रोटेट कर जाएगा, टिपल कर जाएगा, इसको टिपल हम लोग करते हैं या टॉपलिंग ओवर करते हैं, क्योंकि रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है एज के अबाउट। एज के अबाउट रोटेशन को क्या कहते हैं टॉपलिंग। तो ये टॉपल करेगा, रोटेट करें या टॉपल करें तो किसी। लेकिन अगर इसका x का वैल्यू भी सपोज करो 0.3 आया तो क्या करते हैं, ये रोटेट भी नहीं करेगा, तो स्ट्रेट नहीं करेगा, नाइदर स्लिप नॉर रोटेट। अगला क्वेश्चन ये है कि ये एक डोर है दरवाजा और ये चौखट है और ये 2 हिंज है, इसको हम लोग कब्जा करते हैं। दरवाजा में कब्जा देखो, इसको हम लोग फिजिक्स में हिंज कहेंगे। इस हिंज का ऊपर से टॉप मोस्ट पॉइंट से डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये लेंथ 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, फिर आपको डायरेक्शन है। एक इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ये हिंज और ये हिंज जो इस पर फोर्स लगा, ये डोर जो दरवाजा जो है वो स्टेशनरी है। तो क्यों स्टेशनरी है, क्योंकि ये हिंज से अटैच है इसलिए स्टेशनरी। अगर ये हिंज नहीं रहता तो क्या ये ऐसे रुका रहता, नहीं रहता। ये हिंज के कारण ये स्टेशनरी। आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये हिंज और ये हिंज इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा, इसलिए फोर्स exerted by hinge, by both hinge, force नहीं, magnitude of force, magnitude of force exerted by both hinge are equal। ये दोनों जो मैग्नीट्यूड लगा रहा है वो इक्वल है। तो बताइए कि ये हिंज और ये हिंज कितना कितना फोर्स लगा। देन फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज एंड इट्स डायरेक्शन। ये जो हिंज है, अगर हम इस वाले हिंज को काट दें तो ये दरवाजा इधर की तरफ जाना चाहेगा और ये पॉइंट इधर आना चाहेगा। क्योंकि ये यहाँ पर रुका हुआ है, इसका मतलब ये हिंज इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और एक तो ऊपर की तरफ लगाएगा ही, क्योंकि इसका वेट जो mg है
mg को तो बैलेंस करना ही है, वेट तो नीचे लग ही रहा है, तो ये हिंज भी ऊपर लगाएगा और ये हिंज भी ऊपर लगेगा, दोनों ऊपर ही लगेगा। ऊपर वाला कंपोनेंट इसको Fy डैश मान लेंगे, दोनों इक्वल होगा, ऊपर वाला कंपोनेंट ये नहीं करना है, अनइक्वल हो सकता है। ये वाला हिंज इधर लगाएगा कि इधर लगाएगा, तो आप प्रोफेसर इधर लगाएगा, इसको Fx डैश मान लेंगे। इधर क्यों लगाएगा? क्योंकि सर आप सोच करके देखिए, इसको अगर काट देंगे तो ये इधर की तरफ आना चाहेगा। अगर यहाँ से पूरा हम ये चौखट को काट के हटा देते तो ये इधर की तरफ आए, इधर ठेले हुए हैं, इसको इधर की तरफ फोर्स लगा। अगर इस दोनों को एक ही तरफ लगाते हैं, जितना भी लोग लगाते हैं, तो उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है, फिर तो इसमें इधर मूव कर जाना चाहिए। ऐसे तुम कर सकते हैं कि ये इधर नहीं, ये इधर लगेगा Fx। ऐसे मान लीजिए सर, क्या दिक्कत? थोड़ी दिक्कत कुछ नहीं है, ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस पर नेट फोर्स तो इधर लग रहा है, तो इसको तो मूव करना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्ट्रेस करिए, तो नेट फोर्स तो बैलेंस होना चाहिए हर दोनों। ये आपको कहते हैं कि हिंज के कारण जब भी फोर्स लेगा तो तीनों कंपोनेंट सोच रहे हैं एक्स वाई एंड जेड, एक ही कंपोनेंट लिख करके तो गलत है। तो इसका हम एक कंपोनेंट लिखे, दो कंपोनेंट लिखे, ये तीसरा कंपोनेंट जीरो, ये इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये भी कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि इस बॉडी का इधर एक्सेलरेशन नहीं। तो ये दो कंपोनेंट और ये दो, और ये इसका एफएडी है कंप्लीट। अब हमको ये Fx, Fy, Fs इन चारों में एक कंडीशन इसमें दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर इक्वल टू Fx डैश स्क्वायर प्लस Fy डैश स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, आगे का कैलकुलेशन आपको। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को दिया हुआ है कि ये और ये दोनों इक्वल फोर्स लगा है। इक्वल फोर्स का मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट है Fx F डैश x स्क्वायर F डैश y स्क्वायर का अंडर रूट और Fx Fy स्क्वायर का अंडर रूट दोनों इक्वल है। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन होगा कि वर्टिकल फ्रिक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दीजिए, वर्टिकल फ्रिक्शन में फोर्स को बैलेंस कर दीजिए। अच्छा, तुम लोग को ये बात शायद नहीं समझाए कि ये जो हिंज है ये फोर्स किधर लगा है, अच्छा समझा दिया। तो वर्टिकल फ्रिक्शन में फोर्स को बैलेंस करिए, ऊपर की तरफ फोर्स है Fy प्लस Fy डैश इक्वल टू mg, और हॉरिजॉन्टल में फोर्स को बैलेंस करिए तो Fx हो जाएगा Fx डैश। तो भैया Fx और Fx डैश अगर बराबर है तो Fy और Fy डैश तो बराबर होना चाहिए। Fy और Fy डैश अगर बराबर है तो Fy जो है वो mg/2 हो जाएगा, Fy डैश भी mg/2 हो जाएगा, Fy डैश भी mg/2 हो जाएगा, और Fx ये दोनों बराबर है। तो इसके और इक्वेशन लिखो, इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो, Fx के कारण हो जाएगा टॉर्क Fx इनटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 4 है, इसमें से एक घट गया, ये टोटल 4 है, यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, Fx इंटू 2 हो गया क्लॉकवाइज, और mg के कारण हो गया mg इंटू आधा, आधा है 1, ये हो गया ऐसे इधर। Fx का वैल्यू हो जाएगा mg/2, Fx हो गया mg/2, वैसे ही Fy का वैल्यू कितना ही होगा, दोनों बराबर, चारों जो है mg/2 के बराबर। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ये एक रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है, और ये लेंथ l/4 है, इधर का लेंथ 3l/4 होगा। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एक स्ट्रिंग है जो कि कनेक्टेड है 90 डिग्री पर, और ये रॉड स्टेशनरी है, वो नहीं कर रहा है। तो
फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट करना है कि फ्रिक्शन कितना हो, ये जो रॉड है उस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा। स्टेशनरी है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन हो। ये जो धागा है उसमें टेंशन कितना हो, ये भी आपको निकालना है। और फ्रिक्शन के बाद यहाँ पर नॉर्मल कितना लगेगा, ये भी आपको निकालना है। तीसरा है नॉर्मल कितना लगेगा, ये 3 पार्ट है उसका। जब एफबीडी आप लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट है, तो ये माइंड करो कि ये पॉइंट अगर हिंज जो होता तो फोर्स कैसे लगा। कोई भी 2 कंपोनेंट लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इधर की तरफ फोर्स एफएक्स लिख दीजिए, इधर की तरफ एफवाई लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप। लेकिन तुमसे पूछा गया क्वेश्चन कि फ्रिक्शन कितना। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो सरफेस के अलोंग है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फ्रिक्शन, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर फ्रिक्शन किधर लगा है। तो कहोगे जिधर इसका स्लिपिंग टेंडेंसी है उसके अपोजिट में। तो स्लिपिंग टेंडेंसी या तो इधर होगा या इधर होगा। इधर है, समझ लो, हमको तो लगता है कि इधर है, क्योंकि एमजी इसका जो नीचे लग रहा है उसके कारण इधर की तरफ स्लिप करना चाहिए। तो फ्रिक्शन जो है वो इधर लगेगा, और क्योंकि बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक होगी। और नॉर्मल जो है वो फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर लिख दीजिए। 2 कंपोनेंट यहाँ पर हो गया, ये जो हिंज है या कॉर्नर है, ये कॉर्नर 2 फोर्स लगा है। एक इधर भी फोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर तुमको कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो भाई तीनों कंपोनेंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत तो नहीं, इसको एंगल मान लो। ये कॉर्नर इस रॉड पर 3 फोर्स लगा रहा है, एफएक्स, एफवाई, एफजेड। उसका नाम हो जाता है सरफेस के अलोंग फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स को नॉर्मल कहते हैं। तो सर इसको क्या कहते हैं, तो एफ1 लिख देते, इसको एफ1 तुम लिखो, ये एफ1 3 कंपोनेंट। इसका वेट mg लिखो, L/2 पर लगेगा, यहाँ लगेगा, ये mg होगा। ये डिस्टेंस L/2 है, ये भी L/2 होगा। थोड़ा सा डायग्राम जो है उतना अच्छा नहीं बना, आप मान लो यहाँ से यहाँ तक ये L/2 है, क्योंकि ये L/4 दिया होगा। और एक टेंशन इधर लगेगा, ये T होगा, इसका एफबीडी कंप्लीट होगा। अब आपको फ्रिक्शन निकालना है, अब कैलकुलेट करिए फ्रिक्शन। तो इसमें तीनों फोर्स निकालने का तरीका है। बॉडी तो स्टेशनरी है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस रहेगा। इधर की तरफ फोर्स इक्वल टू इधर की तरफ फोर्स, ये वाला फोर्स F है, और इस mg का इधर कंपोनेंट निकाल लीजिए। ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस mg का कंपोनेंट इधर के तरफ मिला, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये समझ लो, ये पैरेलल है जी। ये एंगल 30 है तो ये भी 30 हो गया। ये एंगल कहे या ये एंगल है, आप देखिए, तो mg का इधर कंपोनेंट हो गया mg cos 30, cos 30 हो गया, cos 30 √3/2 mg √3/2। ये फ्रिक्शन हो गया, क्योंकि नॉर्मल और टेंशन का इधर कंपोनेंट होगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। टेंशन कैलकुलेट करना है तो किस डायरेक्शन में भी फोर्स को बैलेंस कर दो। mg का इधर हो गया cos और इधर हो जाएगा sin, तो नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू mg sin 30, मतलब mg/2। और एक टॉर्क इक्वेशन लिख देते, इसके बाद टेंशन हो जाएगा। इसके बाद टॉर्क इक्वेशन लिखो, तो नॉर्मल फ्रिक्शन तो गायब ही हो गया। इस टेंशन के कारण टॉर्क होगा टेंशन इनटू ये डिस्टेंस कितना, 3L/4। एक बार लिख सकते हो, टेंशन इनटू 3L/4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर की तरफ, और mg के कारण होगा अपोजिट डायरेक्शन में mg इनटू ये डिस्टेंस। ये कितना होगा बताओ, ये L/4 है, तो ये भी L/4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/4 हो जाएगा। L/4 का इधर कंपोनेंट, ये एंगल 60 है, L/4 cos 60, L/4 cos 60, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे मल्टीप्लाई करिए, टॉर्क तो इतना सही है। अब
एल और एल उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, तो टेंशन हो जाएगा mg/3 cos 60 1/2 mg/6। इसको यहाँ रख दो तो नॉर्मल हो जाएगा mg/2 माइनस mg/6। एलसीएम 6 हो गया, 2 के 6 3mg माइनस mg 2mg मतलब mg/3 नॉर्मल हो गया mg/3। मुझे देखिए दिखने कहा, देख लीजिए ऐसे करके। अगला पार्ट इस क्वेश्चन का लिखिए। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, लिखो नाउ द स्ट्रिंग इज कट। अब इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, ये जो धागा है इसको कट कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ये जो रॉड है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं उसके बाद। और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड, नॉर्मल रिएक्शन ऑन रॉड ऑफ नहीं ऑन जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। ये दो पार्ट इस क्वेश्चन का है, नॉर्मल निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है जैसे ही स्ट्रिंग को कट कर देते हो। तो आज छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक दो बात इसमें बताना है इम्पोर्टेंट, उसके लिए तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ। इस वाले क्वेश्चन में 10 मिनट समय और लगेगा। आप लोग जो है एक बात लिख लीजिए कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर अभी भी स्लिपिंग नहीं हो रहा। क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए कि रॉड स्टिल डज नॉट स्लिपिंग। इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले दिन, ठीक, उसमें कुछ टाइम और लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।